आज हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023 और 24 का पेपर। और पेपर सब्जेक्ट कौन सा है? एलिमेंट ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, यानी कृषि विज्ञान, या आप कह सकते हैं कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व। और देख रहे हैं हम कक्षा 11वीं। तो इसके बाद में हम इस पेपर के अभी हमने जो है आज हमारा 2023 का पेपर है, अब हम 24 का भी देखेंगे, 24-25 का, और इसके बाद में 22-23 का भी देखेंगे। ऐसे हम 3 सेट हल करने वाले हैं और निश्चित ही है ये 3 सेट से पूरे प्रश्न आने वाले हैं। आप केवल और केवल मेरे साथ वीडियो में ये तीनों सेट ही तैयार कर लीजिए, आपका एक भी नंबर कम नहीं होने वाला है। तो इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल PAT विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए हम बिना टाइम किए हुए कृषि विज्ञान का ये पेपर को हम स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व मैंने किया हूँ और आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, ये जो है टोटल अंक जो है 70 अंक का है और इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और इसके बाद सारे प्रश्न जो है एक एक नंबर के हैं। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसके लिए 28 अंक निर्धारित है और इसके बाद 6 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न पर अंक दिए गए हुए हैं। चलिए अब हम आगे। तो मैंने बहुत अच्छे से हल किया हूँ प्रश्न पत्र को और मैं समझता हूँ कि एक भी आपकी गलती यहाँ पर नहीं होगी। आप बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए पहले क्या दिया है, CGS पद्धति में घनत्व का मात्रक होता है। तो CGS पद्धति में घनत्व का मात्रक होता है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। फिर क्या दिया है, द्रवों में ऊष्मा संचरण की विधि है। द्रवों में ऊष्मा जो है संवहन के माध्यम से चलती है। जैसे सूर्य का प्रकाश जो है विकिरण के माध्यम से चलती है, ऐसे ही द्रवों में जो है ऊर्जा या ऊष्मा संवहन के माध्यम से चलती है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे तीसरा क्या है, स्मॉल जी एवं कैपिटल जी में सही संबंध है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में सही संबंध है। जी बराबर यानी स्मॉल जी बराबर GM/R का स्क्वायर। ये इसका क्या है, सही संबंध है। और इसकी सबसे अच्छे व्याख्या किसने की थी, इसके बारे में गुरुत्वाकर्षण के बारे में किसने बताया था? सर आइजैक न्यूटन ने। किसने बताया था? सर आइजैक न्यूटन ने। अब इसके बाद में अगला जो प्रश्न दिया है वो क्या है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। फिर क्या दिया है, MKS पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक, MKS पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर/सेकंड स्क्वायर। फिर इसके बाद में पूछा क्या प्रश्न छठवा, न्यूट्रॉन के खोज करता है। न्यूट्रॉन के खोज करता जेम्स चैडविक है और न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है जो केंद्रक में पाया जाता है या नाभिक में पाया जाता है। ऐसे तो जब परमाणु की संरचना की बात करें तो परमाणु में 3 तत्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर चक्र लगाता है, और फिर होता है प्रोटॉन, और फिर होता है न्यूट्रॉन, और ये दोनों नाभिक के केंद्रक में पाए जाते हैं। और भी आपको जानकारी चाहिए परमाणु के बारे में, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मैं आपको जरूर एक नए क्लास बनाकर उनके बारे में आपको इतना अच्छा समझा दूंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए ये हमारे विकल्प थे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रिक्त स्थान। और रिक्त स्थान जो है बहुत सरलता के साथ मैंने यहाँ पर आपको समझाया हुआ हूँ। और रिक्त स्थान पहला क्या दिया है, देखो, स्वपरागित पौधे प्राय खालिस्तान लिंगी होते हैं। तो जो पौधे के पुष्प द्विलिंगी होते हैं उनमें स्वपरागण की क्रिया बड़ी आसानी से हो जाती है। द्विलिंगी का मतलब यह होता है कि एक ही पुष्प में नर और मादा का उपस्थित होना। ऐसे पुष्पों में क्या होता है, स्वपरागण होता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं लोटनी घर्षण का मान विसर्पी घर्षण से कैसा होता है। लोटनी घर्षण का मान विसर्पी घर्षण से कम होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर क्या दिया है, किसी पूर्ण चिकने तल के लिए घर्षण कोण का मान 0 होता है। यानी पूर्ण चिकना यदि तल है तो घर्षण कोण का मान क्या होगा, 0 होता है। फिर इसके बाद में क्या दिया है,
चौथे नंबर का प्रश्न जो हमसे पूछा है वो क्या पूछा है, डिजिटल एवं एनालॉग दोनों की विशेषता रखने वाला एक कंप्यूटर, वो क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी दोनों को मिश्रित करके एक नया कंप्यूटर बनाया गया है जिसे बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। और ये हाइब्रिड कंप्यूटर बहुत शक्तिशाली होता है, बड़े बड़े कार्य को या बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को मिनटों में सॉल्व कर देता है। और ज़्यादा जानकारी आपको इसके बारे में चाहिए तो आप हमारा अगला वीडियो आने वाला है, उसमें हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। फिर इसके बाद में क्या पूछा है कि पांचवें में क्या पूछा, मेथिल ऑरेंज बाह्य सूचक है। देखो सूचक 3 प्रकार के होते हैं, तो मेथिल ऑरेंज जो है बाह्य सूचक कहलाता है। फिर इसके बाद में क्या दिया है, कंप्यूटर में कीबोर्ड एक कैसी डिवाइस है, कंप्यूटर में कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस बहुत सारी है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है, लाइट पेन भी है और बहुत सारी चीजें जो है वो इनपुट डिवाइस का काम करते हैं। इनपुट डिवाइस मतलब क्या होती है, इनपुट डिवाइस मतलब ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर को निर्देश देती है और बदले में फिर जो है आउटपुट डिवाइस हमें क्या, उसकी हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं या हमें उसका उत्तर देने का कार्य करते हैं। तो ये थे हमारे रिक्त स्थान। अब हम देखने वाले हैं सत्य असत। सत्य असत में क्या दिया है कि वैदिक गणित में 1 से 9 तक के अंकों को बीजांक कहते हैं। बिल्कुल सही, वैदिक गणित में 1 से 9 अंक तक के, वो 1 से 9 तक के अंकों को बीजांक कहते हैं। और वैदिक गणित के रचयिता है श्री भारतीय कृष्णातीर्थ जी महाराज। जो बहुत बार पूछा जाता है कि वैदिक गणित के रचयिता कौन है, तो वैदिक गणित के रचयिता श्री भारतीय कृष्णातीर्थ जी महाराज है। यह प्रश्न आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल बहुत सटीक प्रश्न है और ये आता ही हमेशा है। फिर एक प्रश्न और आता है वैदिक गणित से, 8 का परम मित्र अंक है, 8 का परम मित्र अंक 2 है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वैदिक गणित से काफी बार पूछी जाती है। तो यदि हम 8 का परम मित्र अंक देखें, यदि 2 का हम परम मित्र अंक देखें तो 8 होता है। और फिर इसके बाद में 0 का परम मित्र अंक हम देखें तो 10 होता है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे वैदिक गणित के सूत्र, तो वैदिक गणित के सूत्र 16 होते हैं। वैदिक गणित, फिर इसके बाद में वैदिक गणित एक अंक कुंजी है। फिर है 15 का बीजांक क्या होता है, 15 का बीजांक 6 होता है। तो ये मैंने बहुत सारी जानकारी आपको एक्स्ट्रा बताई, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न क्या दिया है कि 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट होता है। बिल्कुल सही, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट होता है। फिर क्या दिया है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ये प्रश्न भी बहुत सही है। और यदि हम देखें तो 6 से 7 के बीच में, 6 से 7 के बीच में यदि देखें तो उदासीन होता है पीएच मान। यदि 7 से कम है तो अम्लीय और 7 से अधिक है तो क्षारीय, और उदासीन क्या होगा, 7 होगा, या 6 से 7 के बीच का होता है। तो ऐसे हम देखते हैं। और पीएच स्केल में 14 पैमाने बने रहते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। केचुआ आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है, ये बात भी बिल्कुल सही है। 4 तथा 16 का गुणोत्तर माध्य 64 होता है, ये बिल्कुल गलत है। और 10 का परम मित्र अंक 1 होता है, ये प्रश्न कैसा है, ये बिल्कुल गलत है। जबकि 0 का परम मित्र अंक क्या होता है, 10 होता है। जबकि 0 का परम मित्र अंक क्या होता है, 10 होता है। तो ये हमने देखे अभी सत्य। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके साथ मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूं। तो आपको यदि पूरे नंबर चाहिए तो बिल्कुल आप मेरा वीडियो को देखें, और देखने के बाद बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि वाकई में इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद कंटेंट है। और ये अभी हम क्या देख रहे हैं, कक्षा 11वीं कृषि विज्ञान का 2023 में आया हुआ वार्षिक पेपर। तो चलिए अब स्टार्ट फिर से हम करते हैं कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है, और डीएपी में पूछा है तो डीएपी में 46% फास्फोरस होती है और 18% नाइट्रोजन होती है। फिर इसके बाद में देखते हैं अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट में 20% नाइट्रोजन होती है। और श्वसन मूल, तो श्वसन मूल जड़े के बारे में पूछा गया है, तो श्वसन मूल जड़े जो है राइजोफोरा में होती है। राइजोफोरम इसलिए होती है क्योंकि राइजोफोरा एक ऐसा पौधा है जो दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। तो दलदली क्षेत्र में नीचे क्या है, जो रंध्रकाश रहते हैं, जो छिद्र रहते हैं भूमि के अंदर जिसमें ऑक्सीजन होती है, तो पानी भरा होने के कारण वो ऑक्सीजन बाहर चली जाती है और उसके स्थान पर पानी भर जाता है।
तो राइजोफोरा में श्वासन मूल जड़ें पाई जाती है। तो दलदली क्षेत्र होने के कारण क्या है, जड़ जो है भूमि से ऊपर आ जाती है और उसके जड़ों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वहां से वो ऑक्सीजन का अवशोषण करती है। और अदरक किसका उदाहरण है, अदरक प्रकंद का उदाहरण है। तो अभी हमने देखे सही जोड़ी। अब हम देखने वाले हैं एक शब्द में उत्तर। तो एक शब्द में उत्तर में जो है, एक शब्द में उत्तर में हमारे सामने पहला क्या है कि शंक्वाकार जड़ का उदाहरण लिखिए। तो शंक्वाकार जड़ जो है उसका सबसे अच्छा उदाहरण है गाजर का। तो गाजर की जड़ का आकार कैसा रहता है, शंक्वाकार। फिर क्या दिया है, डीएनए। डीएनए का पूरा नाम है, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर इसके बाद में क्या दिया है, तीसरे नंबर में कोशिका के खोजकर्ता का नाम लिखिए। तो कोशिका के खोजकर्ता है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1965 में कोशिका बताया था और ये रबड़ की कारक में इन्होंने खोज की थी। फिर डब्ल्यू का पूरा नाम लिखिए। तो ट्रिपल का जो फुल फॉर्म हम देखें तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। जो हम देखते हैं ये कोई भी जब हम वेबसाइट खोलते हैं तो ये सामने ये लगा हुआ होता है। फिर इसके बाद में श्रेणी 2, 4, 6, 8, 10 में, श्रेणी 2, 4, 6, 8, 10 में 8वां पद लिखिए। तो 8वां पद 16 होगा। तो ये अभी हमने देखे एक वाक्य में उत्तर। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा ये जो पेपर समझाने का तरीका है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और मैंने बहुत अच्छे से समझाया हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो ये पसंद आएगा तो आप बिल्कुल शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा। और यदि आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे एक एनर्जी मिलती रहेगी और मैं बहुत मन लगा के काम करूँगा। तो चलिए हम फिर से बढ़ते हैं और देखते हैं कि घर्षण कम करने के कोई 2 उपाय लिखिए। तो घर्षण 2 सतह के मध्य होता है और उसी के कारण हम चल पाते हैं, खाना चबा पाते हैं और बहुत सारे काम भी होते हैं घर्षण के कारण। तो घर्षण के 2 उपयोग लिखिए। तो ऐसे तो घर्षण के कारण हम जमीन में चल पाते हैं, पहला तो ये हुआ। और दूसरा क्या हुआ कि घर्षण के कारण ही हम भोजन को चबा पाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको लिख के यहाँ बताया राइटिंग में कि यहाँ पूछा क्या है कि कम करने के उपाय पूछा है। क्या पूछा हमसे, कम करने के उपाय। तो कम करने के उपाय क्या घर्षण के, कि बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। दूसरा क्या है, खुरदुरी सतह को चिकना करके भी घर्षण को कम किया जा सकता है। फिर तीसरा क्या दिया है, ग्रीस एवं ऑयल का प्रयोग करके भी घर्षण को कम किया जा सकता है। अब हम देखने वाले हैं घर्षण के कोई 2 नियम। घर्षण के 2 नियम क्या कहते हैं। पहला नियम, घर्षण बल अभिलंब अभिक्रिया के समानुपाती होता है। और दूसरा नियम क्या कहता है, घर्षण बल सदैव गति या गति की प्रवृत्ति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये 2 नियम आप याद रखिए। बहुत सरलता से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया हूं, आपको पसंद आया होगा। अब इसके बाद में हम 7वां प्रश्न क्या दिए देखते हैं। क्या दिया है कि सरल आवर्त गति की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो इससे पहले हम ये प्रश्न हल कर लेते हैं, इसके बाद हम इसको हल करेंगे। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या था, प्रत्येक 2 पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यह न्यूटन ने बताया था। यह उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसे दर्शाते कैसे हैं, F = G m1 m2 बटे r का स्क्वायर। तो केवल आप ये छोटा सा याद रखिए कि प्रत्येक 2 पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यह उनके, यदि ऐसा करते हैं तो यह उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये क्या कहलाता है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। और यह नियम किसने दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। और इसको इस सूत्र से दर्शाते हैं, F = G m1 m2 बटे r का स्क्वायर। अब इसके बाद में हमारा रह गया था सरल आवर्त गति की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो सरल आवर्त गति की हम विशेषता आप देखने वाले। तो सरल आवर्त गति की पहली विशेषता क्या है, यह गति माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में होती है।
यह गति माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में होती है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है? गतिशील वस्तु का त्वरण सदैव मध्यमान बिंदु की ओर होता है। तो ये हमने सरल आवर्त गति की दो विशेषता देखी। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं ऊष्मीय विकर्ण के कोई दो गुण लिखिए। अब हम देखने वाले हैं ऊष्मीय विकर्ण के कोई दो गुण लिखिए। क्या देखने वाले हैं? ऊष्मीय विकर्ण के कोई दो गुण लिखिए। तो ऊष्मीय विकर्ण के दो गुण क्या है? ऊष्मीय विकर्ण के गुण हम देखने वाले हैं और वो क्या है? पहला गुण क्या है? यह तरंगों के रूप में प्रकाश की गति से चलता है। पहला गुण तो ये हो गया। दूसरा गुण क्या है? तापीय विकर्ण के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये कौन सा है? ये दूसरे नंबर का ऊष्मीय विकर्ण का गुण है। फिर इसके बाद में प्रश्न है अथवा में क्या दिया था? ऊष्मा की परिभाषा, किसकी परिभाषा? ऊष्मा की परिभाषा एवं एसआई पद्धति में मात्रक लिखिए। तो आप भली भांति जानते हैं ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है ना। ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जो तापांतर के कारण उच्च ताप वाले पिंड से निम्न ताप वाले पिंड की ओर प्रभावित होती है। इसे क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ऊष्मा कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का जूल होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न क्या दिया है? विद्युत संयोजक बंध की कोई दो विशेषताएं लिखिए। कौन से बंध की? विद्युत संयोजक बंध की कितनी विशेषता लिखना है? दो लिखना है। पहली क्या लिखना है कि इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से बनता है। विद्युत संयोजक बंध की पहली विशेषता क्या है? कि यह बंध इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से बनता है। दूसरा क्या है? धन आयन व ऋण आयन के बीच आकर्षण से बनता है। धन आयन और ऋण आयन के बीच आकर्षण से बनता है। दूसरी विशेषता ये हुई। अब क्या पूछा है? उदासीनीकरण एवं जल अपघटन की परिभाषा लिखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे उदासीनीकरण, और यह है जो है आयतन मिति से प्रश्न है। क्या दिया उदासीनीकरण? कि जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। तो अभी हमने देखा उदासीनीकरण। अब हम क्या देखने वाले हैं? जल अपघटन। क्या पूछा था? दूसरा जल अपघटन। जल अपघटन में क्या दिया है? जब किसी यौगिक की जल के साथ अभिक्रिया होकर उसका विघटन होता है तो उस क्रिया को हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन कहते हैं। तो ये हमने अभी 9वां प्रश्न देखे। अगला प्रश्न क्या दिया हमारे सामने? वो दिया है कि अम्ल के कोई दो गुण लिखिए। अम्ल कैसे होते हैं उनके गुण लिखना है। तो पहला गुण क्या है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जो आपको सभी पता है, यानी कि आपको बहुत अच्छे से पता है। दूसरा क्या है? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तीसरा क्या दिया है? अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो ये हुए अम्ल के दो गुण। अब हम क्या देखने वाले हैं अगला? कि सूचक के कोई दो गुण लिखिए। सूचक कैसे होते, इनके गुण लिखना है। तो देखिए सूचक के गुण यहां पर दिया हुआ है। सूचक अम्ल और क्षार की पहचान रंग परिवर्तन द्वारा करता है। पहला तो यह है गुण। दूसरा क्या है? सूचक बहुत कम मात्रा में ही अपना प्रभाव दिखाता है। ये किसके गुण हुए? सूचक के। अब इसके बाद में हमारे सामने क्या दिया है? जंतु वर्गीकरण के कोई दो महत्व लिखिए। तो जंतु वर्गीकरण के कोई दो महत्व लिखिए। राइट एनी टू इम्पोर्टेंट ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। तो पहला क्या है? इसमें विभिन्न जंतु वर्गीकरण के दो महत्व क्या है? इसमें विभिन्न प्राणियों की पहचान और अध्ययन करना सरल हो जाता है। पहला गुण तो यह है। दूसरा क्या है? प्राणियों के बीच समानता और भिन्नता स्पष्ट होती है। ये है गुण। तो जंतु मतलब जब हमारी साइंस को वर्गीकरण किया जा रहा था तो उस समय ये सारे गुण को समझाया गया था, ताकि भाई आप पादप में पहचान कर सको और जंतुओं में पहचान कर सको, और जो अलग से सूक्ष्म जीव है जिनको पादप में रखना या जंतु में रखना, ये सबका ध्यान रखने के लिए ये इनके गुण अलग अलग बनाए गए थे। अब इसके बाद में क्या दिया है कि
संघ आर्थ्रोपोडा के कोई दो लक्षण लिखिए। संघ आर्थ्रोपोडा के कोई दो लक्षण लिखिए। तो इसमें ज्यादातर कीट आते हैं और सबसे बड़ा संघ यही है। तो पहला क्या दिया है, इनके शरीर में संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। फिर इसके बाद में क्या दिया है, शरीर पर काइटिन से बना बाह्य कंकाल होता है। तो ये क्या है, इसके विशिष्ट लक्षण है। अब इसके बाद में हमारे सामने जो है अगला प्रश्न क्या दिया है, एमएस विंडोज के बारे में दिया है। एमएस विंडोज के किन्हीं 4 भागों के नाम लिखिए। एमएस विंडोज के किन्हीं 4 भागों के नाम लिखिए। तो पहला भाग क्या है, डेस्कटॉप। पहला क्या है, डेस्कटॉप, जो सामने मुख्य स्क्रीन, जहां डेस्कटॉप मतलब जो टीवी, जो स्क्रीन, मुख्य स्क्रीन जहां आइकॉन, टास्क बार आदि दिखाई देते हैं उसे डेस्कटॉप कहते हैं। और अभी हम विंडोज, एमएस विंडोज के किन्हीं 4 भागों के नाम बता रहे हैं। दूसरा क्या है, टास्क बार, नीचे की पट्टी जहां खुले प्रोग्राम और स्टार्ट दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, टास्क बार। यदि आपने कंप्यूटर चलाए होंगे तो बिल्कुल जस्ट नीचे एक पट्टी जैसी रहती है, जो भी प्रोग्राम खुला है वहां दिखाई देता है, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। और नहीं भी समझते हैं तो आप एक बार एमएस विंडो खोलिए, उसके बाद आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मैंने जैसा तरीका बताया हूं आपको, ऐसा आप बिल्कुल पढ़ के और उसको देखें, मिलाएं, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। फिर इसके बाद में फिर अगला क्या प्रश्न पूछा है, एमएस विंडोज के कोई 2 लाभ लिखिए। 2 लाभ कैसे लिखना हमें, इसका उपयोग करना आसान होता है, पहला लाभ तो ये है। दूसरा लाभ क्या है, इसमें एक साथ कई प्रोग्राम चलाया जा सकता है, और ये लाभ जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा भी आप लिख सकते हो कि एमएस विंडो के माध्यम से बहुत सारे पत्र लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। एमएस विंडो से बहुत अच्छी आप बुक टाइपिंग कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें हैं एमएस विंडो में समाई हुई है। अब इसके बाद में हम देखने वाले हैं, तो ये तो हमने देखे कक्षा 11वीं कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व के विषय जो है उसमें हमने देखे। ये 2023 का पेपर था, और इसके बाद ये हमारा जो है हमने लगभग जो है 12 क्वेश्चन हल किए। तो अब इसके आगे का जो प्रश्न है हम सेकंड वीडियो में हल करने वाले हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा कंटेंट लगता है कि आपको फायदेमंद हो, तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को आप शेयर करिए, और यदि आपको लगता है कि चैनल से जुड़ना चाहिए तो वीडियो को तो आप शेयर करिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और इसके बाद में यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो बिल्कुल निश्चित ही आप देखते होंगे, तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलने वाले हैं सेकंड वीडियो में, जो हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा।